हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग आज एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि भाई हम लोग जो है आरएएस का जो एग्ज़ाम है उसका जो प्री का एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्लियर करें। और दोस्तों उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि हम उसको अपने पहले ही अटेम्प्ट में, यानी हमने ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही आरएएस की वैकेंसी आई हमने आरएएस की प्रीलिम्स की परीक्षा दी और उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। अब कईयों के आपके मन में सवाल होगा कि हम मेंस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेंस की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले आरएएस प्रीलिम्स को समझना होगा और हमें देखना होगा कि हम कैसे आरएएस प्री को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आरएएस की परीक्षा में आपकी काफ़ी तैयारी मेंस की आरएएस के प्री में ही हो जाती है और आरएएस के प्री के बाद मेंस के बीच में आपको थोड़ा सा समय मिलता है जिसमें आप मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है कि कैसे हम प्रथम प्रयास में, यानी हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके अंदर आरएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं उसको सुरक्षित करें। तो हम आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और मैं आपको जो है आरएएस की आज सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 3 बार आरएएस मेंस लिखे हुए हैं, एक बार मैं आरएएस का इंटरव्यू दे चुका हूं। वर्तमान में मैं सरदार पटेल आश्रम नामक एक संस्थान का संचालक हूं और ये संस्था जो है ये आरएएस की तैयारी करवाती है सभी अभ्यर्थियों को। ये हमारा लोगो है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आरएएस की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दूं कि कैसे आपको गारंटेड सक्सेस आरएएस के एग्ज़ाम में मिले। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स की परीक्षा के बारे में। आज हम मेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, आपके सभी सवालों का यहाँ आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों, आपसे एक मेरी गुजारिश है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप सरदार पटेल आश्रम, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके सरदार पटेल आश्रम इसको ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको आरएएस से संबंधित सभी स्टडी मटेरियल, सभी क्वेश्चंस और अन्य चीज़ें जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसमें लगभग 500 के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि आप आरएएस का एग्ज़ाम जो है इसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि एक अवधारणा इस एग्ज़ाम को लेके ऐसी है कि इसको क्लियर करने में पता नहीं कितने 7 वर्ष, 8 वर्ष या 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट या एक लंबा समय लग जाता है। देखिए दोस्तों, अगर तैयारी हम सही तरीके से करें, सही निर्देशन में करें और हमारा जो है हमें लक्ष्य का पता हो तो हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आप इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आरएएस की वैकेंसी कब आएगी, सबसे पहले तो अगर आपको तैयारी करनी है तो एक सवाल आपके मन में अक्सर आता होगा कि ये आरएएस की वैकेंसी जो है कब आएगी। तो दोस्तों, अभी के जो हालात हैं, जो कोरोना वायरस के चलते ऐसा लग रहा है कि अभी तक आरएएस की वैकेंसी, अगर ये कोरोना नहीं होता तो इसकी विज्ञप्ति आ गई होती, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि हालात को सामान्य होने में समय लगेगा, इसलिए कम से कम आप 6 से 8 महीने तो मानिए कि आपकी आरएएस की वैकेंसी आने में लगेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें आप एक सकारात्मक बात ये देख सकते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट ये देख सकते हैं कि आप सभी के पास अच्छा खासा समय है। दूसरा, आप लोगों के पास ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स भी हो चुके होंगे और आपको तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिलेगा। जिनकी एज पूरी नहीं हो रही थी इस वर्ष, उनकी एज का जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, एक लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती है कि अगर मेरे 90% होंगे, मेरे 80% टेंथ में होंगे या 95% होंगे, तभी जो है मुझे आरएएस जैसे बड़े एग्ज़ामों के लिए ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आपके 33% अंक भी अगर ग्रेजुएशन में हैं तो आप आरएएस की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं। यानी सरकार आपका प्रतिशत के
आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने वाली है। दोस्तों, इससे बड़ी एक ऊर्जा मिलेगी उन विद्यार्थियों को जो लोग किसी ना किसी कारणवश ग्रेजुएशन में, टेंथ में, ट्वेल्थ में कम परसेंटेज लाए हैं। तो वो ये ना समझे कि उनकी जो है कम परसेंट की वजह से उन्हें जो है कहीं ना कहीं इसमें रुकावट झेलनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज 33% भी है ग्रेजुएशन में, तो आप जो है आरएएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो एक तो ये एक जो अवधारणा लोगों में रहती है कि मेरी कम थी या मेरी सेकंड डिवीज़न थी या कुछ भी था, तो वो आपकी पास डीड्स हैं, उसकी सज़ा आपको आगे नहीं मिलेगी। अगली चीज़ कि आरएएस की परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 21 से 45 वर्ष है। दोस्तों, इसमें कुछ कैटेगरीज वाइज और कुछ एरियाज़ में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप देख लेना। लेकिन मोटे तौर पर आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में, और फीमेल हैं तो 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में आप आरएएस की एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, कई बार लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास तो आर्ट्स थी, हम लोग पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं थे, इसलिए हमने आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, और आप लोगों ने टेंथ स्टैंडर्ड के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ी। अब क्या है कि आरएएस की प्री की परीक्षा में मैथ्स ज़रूर आती है, तो कुछ लोगों को ये डर लगता है कि मैथ्स आएगी तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए वो उस आरएएस की परीक्षा की तैयारी करते नहीं। देखिए दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं क्या कमज़ोर मैथ्स होने पर भी आप आरएएस में सेलेक्ट हो सकते हैं प्री में, तो इसका आंसर है 100%। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं भी है, आप माइंड कीजिए, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं भी है तब भी आप 100% आरएएस का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब एक चीज़ तो ये है सबसे बेसिक बात कि चलो ग्रेजुएशन हो गई, अब क्या करें, अब आरएएस की तैयारी कैसे करें, क्या कोई कोचिंग जाएं, क्या कोई किसी कोचिंग के नोट्स खरीदें, क्या कहीं का स्टडी मटेरियल खरीदें, कौन सी बुक्स लें, कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोचिंग अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि कोचिंग से दो तीन चीज़ें अच्छी होती है। एक तो आपको सही गाइडेंस मिल जाती है, एक आपको तैयारी करने में रेगुलरिटी रहती है आपके अंदर, क्योंकि आप कोचिंग पे जाते हैं तो आपके साथी लोग आपके साथ तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक कंपिटेटिव स्पिरिट बनी रहती है, और टेस्ट होते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन होता रहता है। तो कई चीज़ों के लिए कोचिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप घर में रह के भी इसकी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य तौर पे आरएएस में कौन कौन से विषय आएंगे, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये विषय इसमें आएंगे। ठीक है ना। इतिहास हो गया, आपके राज्य व्यवस्था हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गई, ठीक है, और गणित और तार्किक हो गई। तो ये चीज़ें आपके इसमें आएंगी। अब आपको इनको बेसिक बेसिक करना है, ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री के महारथी बनने चले हैं, नहीं, देयर इज नो नीड। आपको सिर्फ हिस्ट्री का एक जनरल ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, आप सब्जेक्ट वाइज इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को लेके, और प्लस इस सारे सिलेबस के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा करंट अफेयर्स। इस सब के साथ आएगा आपके करंट अफेयर्स। ठीक है। तो ये स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बताया है, और इसके साथ करंट अफेयर्स आपका आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, हम इसकी तैयारी हम कैसे करें। चलो, हमने इतने सारे विषय तो देख लिए, अब हम इन विषयों को अलग अलग तोड़ते हैं। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की, कि आरएएस में जो ज्योग्राफी पूछी जाती है हम उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, आपको अगर आरएएस में जो ज्योग्राफी पूछी जाती है उसकी तैयारी करनी है, तो उसका सबसे पहला मूल मंत्र तो है आप एनसीईआरटी की सिक्स्थ से लेके ट्वेल्थ तक की किताबों को पढ़ें। ठीक है। उनका सिर्फ एक बार आप अध्ययन करें, उनकी आप रीडिंग लगाएं, उनमें अगर आपको कुछ फैक्ट्स नहीं आते हैं तो आप उनको समझने की कोशिश करें, और छठी से 12वीं तक की आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भी पर्याप्त है। और अगर आप इन केस एनसीईआरटी से संतुष्ट नहीं है, या आप और भी कुछ अच्छा नया पढ़ना चाहते हैं, तो एक महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है जिसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये किताब जो आप देख रहे हैं, ये महेश कुमार बर्णवाल की किताब का जो है फ्रंट कवर है।
अब क्या ये किताब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है? जी हाँ दोस्तों, ये किताब इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी आती है। अब और इसके अलावा क्या करें? देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मैप्स आते हैं। तो आप मैप्स की प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैप्स की तो अच्छा है, आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए कि कौन सी कॉन्टिनेंट में कौन कौन से स्पॉट्स हैं, कौन कौन सी जगह हैं, कौन से डेजर्ट्स हैं। आपको मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप इतना कर लें, आप इतना कर लें, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने महेश कुमार बर्णवाल पढ़ ली, या आपने बर्णवाल नहीं भी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ ली या बर्णवाल पढ़ ली, कोई भी एक चीज़ पढ़ ली और मैप आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप कोई दूसरे क्वेश्चन ना उठाएं। माइंड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई दूसरे क्वेश्चन ना उठाएं। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आरएएस के और आरपीएससी की जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है, पटवारी का है, सब इंस्पेक्टर का है, इनके पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखिए। और साथ ही साथ जो एसएससी की परीक्षा हुई है, सीजीएल लेवल की जो परीक्षा हुई है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उसको ज़रूर देखिए। इतना करने से दोस्तों ये विषय आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। इतना मजबूत हो जाएगा कि आपकी मेंस की कम से कम भी आप ये मान लीजिए 70% तैयारी हो जाएगी। फिर सिर्फ आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और आपका प्री तो 100% इस सब्जेक्ट की तरफ से सुरक्षित हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला विषय। दोस्तों अगला विषय है हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आरएएस में हर वर्ष हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये आप बुक देख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, मिडीवियल इंडिया की हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत की, और एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत की हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट की एक किताब आती है अलग से प्राचीन भारत की हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट इंडिया के लिए, या तो आप वो पढ़ लो, ठीक है, या तो आप वो पढ़ लो या आप आर एस शर्मा पढ़ लो, ठीक है। अगर आप यूपीएससी भी देना चाहते हो तो आप दोनों ही पढ़ लो। अब आती है बात मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में या बिपिन चंद्रा पढ़ लो या एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है। देखिए बिपिन चंद्रा ये है और स्पेक्ट्रम आप सर्च कर लेना, वो आधुनिक भारत की आती है, आप उसको पढ़ सकते हो। सतीश चंद्रा की किताब आती है मध्यकालीन भारत के लिए, ये वाली किताब है, ये इसका कवर है, ये किताब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आप कर लो। दोस्तों जैसे ही आप ये कर लो उसके बाद फिर वही आपको करना है, प्रीवियस ईयर के आरएएस के, आरपीएससी के और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं आपको उनको सॉल्व करना है। दोस्तों मान के चलिए अगर आप इतना कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर दोगे। अब देखिए दोस्तों कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब पॉलिटी आती है उसको आप कैसे पढ़ेंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोस्तों आपको एक ही किताब लेनी है बस, जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आती है। और दोस्तों यहाँ हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। अभी तक मैं आपको कह रहा था कि एसएससी और आरपीएससी के पुराने एग्जाम्स देखिए, लेकिन जैसे ही पॉलिटी की बात आएगी वहाँ पर आपको आईएएस के और आरएएस के ही सिर्फ पेपर्स देखने हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन का लेवल जो है वो बिल्कुल अलग आता है। वो दूसरे क्वेश्चन एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं रहते, इसलिए इसमें आपको आईएएस के और आरएएस के पुराने पेपर्स को जो है सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक किताब है संजीव वर्मा, ये बेसिक्स इकोनॉमिक्स के लिए, इसकी बहुत पतली सी किताब है, बेसिक कंसेप्ट इसमें सारे दे रखे हैं, आपको पढ़ने में ईजी लगेगी, लैंग्वेज बहुत सरल है, बड़ी इजीली आप इसको घर पे भी बिना किसी की सहायता के पढ़ सकते हो। साथ ही करंट अफेयर्स आपको इसके लिए पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये था आपका। अब दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करें? देखिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए सिर्फ एक किताब आती है गणित की, ये जिसका नाम है आर एस अग्रवाल, आप इस किताब को कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। अब करंट अफेयर्स, देखिए दोस्तों अगर आप आरएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो लगभग 30% तक कई बार तो क्वेश्चन जो है सीधे सीधे करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। देखिए आप अगर क्रोनोलॉजी, एक मैगजीन आती है, बड़ी सस्ती आती है दोस्तों, 10 या 15 रुपए की आती है, आप इसको प्रति माह हर मंथ आप इस मैगजीन्स को सब्सक्राइब करा लें और पढ़ें, ये सफिशियंट है दोस्तों। मैं कहूँगा कि ये सफिशिएंट है, बिल्कुल इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्री के साथ साथ हमें अपना हमारा मेंस का जो पेपर है वो भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए आप विजन आईएएस की जो है एक मैगजीन आती है, आप उसको भी साथ में कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप दोनों को ही पढ़ रहे हो तो इससे आपकी आरएएस के साथ साथ आईएएस की भी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी और आप आपका मेंस का पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर एनवायरनमेंट की बात करें, क्योंकि एनवायरनमेंट के जो टॉपिक हैं उससे आजकल आरएएस में काफ़ी क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एक क्या है, कृष्ण क्रांति पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये बुक नहीं है, ये सॉल्व पेपर हैं यूपीएससी के। यानी आज तक जो आईएएस की परीक्षा में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सॉल्व पेपर हैं, लेकिन सॉल्व होने के साथ साथ उनमें हर क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसको विस्तार में समझाया गया है। दोस्तों ये किताब काफ़ी है, इसके साथ साथ आप जो करंट अफेयर्स के मुद्दे करोगे वो काफ़ी हैं, आप उसको कर सकते हो। साइंस के लिए आप 8th 9th 10th की एनसीईआरटी या आपकी आरबीएससी की कोई भी किताबें पढ़ सकते हो, काफ़ी है। टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है यानी प्रौद्योगिकी का जो पोर्शन है वो सिर्फ आपका करंट अफेयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, राजस्थान, क्योंकि लगभग 33% क्वेश्चन जो हैं आरएएस की परीक्षा में वो राजस्थान से पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी सबसे बढ़िया तैयारी करने का एक ही चारा है, आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही अवेलेबल होता है, आपको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अगर आपको इसको नहीं मिल रहा है या मिलने में दिक्कत आ रही है तो नीचे दिया हुआ ये जो ग्रुप है आपका टेलीग्राम पे, सरदार पटेल आश्रम, आप इसको ज्वाइन करो, वहाँ पर हमने इसको उपलब्ध करवा रखा है, आप वहाँ पर जाके इसको सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ करंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है जिसके अंदर सारा करंट आता है। अब बेसिक राजस्थान की जो हिस्ट्री है, जैसे भूगोल है, राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है, इसको हम कैसे पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, या तो आप इन तीनों में से कोई भी एक किताब लिए, या तो लक्ष्य की किताब ले आइए, ठीक है, लक्ष्य की एक किताब आती है, लक्ष्य नाम से आती है, राजस्थान लक्ष्य, या आप राजस्थान अध्ययन यानी आरबीएससी की जो किताबें चलती हैं, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं, उनको हम राजस्थान अध्ययन नाम से बोलते हैं, और वो 8th 9th 10th 11th 12th तक की आती हैं, वो किताबें ले आइए। और अगर आप ये नहीं ला रहे हैं तो सिखवाल पब्लिकेशन की अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें आती हैं राजस्थान की, आप वो ले सकते हैं, ये आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में होगा कि यार आरएएस के लिए कितना पढ़ें, 10 घंटे 12 घंटे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप नियमित रूप से 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तो काफ़ी है, लेकिन कब? क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी में 6 से 8 महीने का समय है दोस्तों। 6 से 8 महीने बाद वैकेंसी आएगी, फिर उससे भी 2 या 3 महीने बाद एग्जाम होएगा, तो लगभग आपके पास 8-10 महीने हैं जब तक आपका आरएएस का एग्जाम हो, क्योंकि अभी तो आपका आरएएस का एग्जाम नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस केस में अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा, आप इजीली उसको कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ें? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा एक आपके पास आंसर है कि आप 2 टॉपिक प्लस करंट अफेयर्स पढ़ें। और अगर आप इसको भी देखें कि 2 टॉपिक कौन से, तो एक टॉपिक आप राजस्थान का पढ़ें और एक टॉपिक आप इंडिया की जीके का पढ़ें। ठीक है, यानी अगर आपने इंडिया में ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही है तो राजस्थान की आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हो। तो आप जो है 2 टॉपिक तो पढ़ें और उसके साथ करंट अफेयर्स, ये तो डेली ही करना है हमें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारी जो हम मैगजीन लेके आते हैं वो 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इस एग्ज़ाम की खासियत है, आप जितनी बार उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना दोस्तों, उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचते जाओगे। ठीक है, आप किसी भी उच्च स्तर के आरएस अधिकारी से मिल लेना, पूछ लेना, वो यही कहेगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो रिवीजन मांगता है। अब एक क्वेश्चन बहुत जनरल कि पढ़ने के लिए सही समय कौन सा है? देखो दोस्तों, सवेरे पढ़ो तो बेस्ट है, क्योंकि सवेरे आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है, आप सो के उठे हुए होते हो, तो ताज़ा एनर्जी बनी होती है। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी और क्वेश्चन को आपको पूछना है या कोई भी नई जानकारी आपको लेनी है, तो आप सरदार पटेल आश्रम का ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे से इसकी ये जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप कोटा में रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर कोटा में, यहाँ कोटा राजस्थान में हमारा एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम है सरदार पटेल आश्रम। ठीक है, और यहाँ पर खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में आप लोगों को आरएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारियाँ कराई जाती हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो बिल्कुल बीपीएल परिवार से आता है, जो पढ़ना चाहता है, तो हम उसको निःशुल्क तैयारी करवाएंगे। हमारा बस यही उद्देश्य है कि किसी भी कारणवश एक अच्छे विद्यार्थी की पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। और दोस्तों
अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सरदार पटेल आश्रम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर लीजिए, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का भी प्रोसीजर जान सकते हैं। अगर आपको कुछ वीडियोस देखनी हैं तो आप इस चैनल पे हमारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और आरएएस और अदर जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी हैं वो हम लोग इस संस्थान में कराते हैं। तो सरदार पटेल आश्रम जो है ये कोटा में स्थित है। और दोस्तों एक बार मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप सरदार पटेल आश्रम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी है तो प्लीज़ मुझे उस कमी में बताइए, मैं उसको सुधार करूँगा और जल्द ही मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास वापस लौटूंगा। थैंक यू सो मच।